सलाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे वर्जीनिया वुल्फ की मशहूर किताब टू द लाइट हाउस की। ये किताब बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ कहानी से ज़्यादा लोगों के दिल और दिमाग के अंदर की बातें अहम हैं। मैं इसे बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाता हूँ, जैसे कोई कहानी सुनाता है। ये कहानी एक फैमिली के बारे में है जिसका नाम रमसे है। मिस्टर रमसे एक फलसफी बाप। वो हमेशा सोचते हैं, बहुत ज़हीन हैं, लेकिन कभी कभी खुदगर्ज और तनकीदी होते हैं। दुनिया उनकी कदर नहीं करती। दूसरा, मिसेस रमसे, वो फैमिली का दिल। वो बहुत प्यारी, मेहरबान और ख़ूबसूरत औरत है। सबको खुश रखती हैं, सबकी देखभाल करती हैं। उनके 8 बच्चे हैं, जिनमें सबसे छोटा बेटा जेम्स, जो तकरीबन 6 साल का है। ये सब लोग स्कॉटलैंड के करीब एक जजीरे पर गर्मियों की छुट्टियों में एक खूबसूरत घर में रह रहे हैं। इस घर के सामने समंदर है और समंदर पार एक लाइट हाउस, रोशनी वाला मीनारा नजर आता है। इस नॉवेल के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा, द विंडो। एक दिन छोटा जेम्स बहुत शौक से कहता है कि कल लाइट हाउस जाएंगे। माँ कहती हैं, हाँ बेटा, शायद चले जाएं। लेकिन बाप फौरन कहते हैं, नहीं, मौसम खराब होगा, नहीं जा सकते। जेम्स को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने बाप से नाराज हो जाता है। उस दिन पूरा घर मेहमानों से भरा है, कुछ दोस्त, मुसव्विर, शायर वगैरह। उनकी माँ सबको खुश रखने की कोशिश करती हैं। रात को एक बहुत खूबसूरत डिनर पार्टी होती है। सब खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हर शख्स के दिल में अलग अलग बातें चल रही हैं। मोहब्बत, हसद, तन्हाई, ख्वाब। हिस्सा दोम, टाइम पासिस, वक्त गुजर जाता है। अब कहानी अचानक बहुत तेज हो जाती है। 10 साल गुजर जाते हैं, जैसे चंद लम्हों में। वर्ल्ड वॉर 1 हो चुकी है। घर खाली पड़ा है, वक्त गुजर रहा है। माँ मर जाती है अचानक। एक बेटा जंग में मर जाता है, एक बेटी भी मर जाती है। जिंदगी बदल जाती है, घर वीरान हो जाता है। यह हिस्सा बहुत उदास और हकीकत पसंदाना है। इस हिस्से में बाप तन्हा और गमजदा रह जाते हैं और घर वक्त के साथ उजड़ने लगता है। यह हिस्सा कहानी में बहुत कम अल्फाज में दिखाया गया है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। तीसरे हिस्से में अब फैमिली वापस उसी घर में आती है। जेम्स अब बड़ा हो चुका है, अपने बाप और अपनी बहन के साथ। और मिस्टर रमसे कहते हैं, अब लाइट हाउस जाएंगे। वो तीनों किश्ती में बैठकर लाइट हाउस की तरफ निकलते हैं। जेम्स अब भी अपने बाप से नाराज है, लेकिन सफर के दौरान कुछ चीजें समझ में आती हैं। दूसरी तरफ घर में एक मुसव्विरा खातून लिली, जो पहले हिस्से में भी थी, वापस आई हैं। वो एक पेंटिंग मुकम्मल करने की कोशिश कर रही थी, जो मिसेस रमसे के वक्त शुरू की थी। आखिर में लिली अपनी पेंटिंग खत्म कर देती हैं और सोचती हैं, जिंदगी का मतलब यही है, लम्हों को याद रखना। कहानी का असल मतलब क्या है? ये किताब लाइट हाउस जाने की कहानी कम और जिंदगी, वक्त, मोहब्बत, यादों और मौत की कहानी ज्यादा है। उनकी माँ की जिंदगी खूबसूरत और गर्मजोशी की अलामत है। उनके बाप हकीकत और तन्हाई की अलामत हैं। लाइट हाउस दूर की उम्मीद और मंजिल की अलामत हैं, जो शायद कभी पूरा ना हो, लेकिन कोशिश जारी रहती है। ये किताब बताती है कि छोटी छोटी बातें, एक मुस्कुराहट, एक लम्हा, खुशी, एक याद जिंदगी को मायने देते हैं, चाहे वक्त कितना ही गुजर जाए। दोस्तों, अब इस किताब से मिलने वाली जिंदगी के बड़े सबक के पर बात करते हैं।
मुसन्निफ़ा ने ये किताब लिखी तो कहानी कम, जिंदगी के गहरे मायने ज्यादा बताए। नंबर 1, जिंदगी बहुत तेजी से गुजर जाती है, वक्त सब कुछ बदल देता है। हर शख्स की नजर से दुनिया अलग नजर आती है, हकीकत एक नहीं होती। किताब में एक ही चीज को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं। लाइट हाउस को मिसिस रमसे उम्मीद की तरह देखती हैं, मिस्टर रमसे हकीकत की तरह, जेम्स बचपन की ख्वाहिश की तरह। सबक यह है, दूसरों की बातें सुने, उनकी जगह पर खड़े होकर सोचें, झगड़े कम होंगे। मेरी नज़र में तो ऐसा है कहकर बात ख़त्म करें, सबकी हकीकत अलग होती है। मोहब्बत और देखभाल ज़िंदगी को मायने देते हैं। उनकी माँ फैमिली को जोड़ती हैं, सबको खुश रखती हैं, डिनर पार्टी करती हैं, वो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में रहती हैं। एक मुस्कुराहट, एक साथ खाना, यही ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। फ़न या आर्ट ज़िंदगी को समझने और मुकम्मल करने का तरीक़ा है। लिली एक पेंटिंग बना रही हैं जो उनकी माँ के वक्त शुरू हुई थी। 10 साल बाद वो वापस आके उसे ख़त्म करती हैं और सुकून मिलता है। कोई भी तख्लीकी काम, पेंटिंग, लिखना, मौसीकी आपको अपने अंदर की उलझनों से निकाल सकता है। फ़न से हम ज़िंदगी के टुकड़ों को जोड़ते हैं और मायने ढूंढते हैं। तन्हाई और खौफ सबके अंदर होता है, लेकिन कोशिश जारी रखो। उनके बाप बहुत ज़हीन हैं, लेकिन अंदर से डरते हैं कि उनकी कदर नहीं। उनका बेटा जेम्स बाप से नाराज़ है, लेकिन आखिर में किश्ती में जाकर कुछ समझ में आता है। हर इंसान तन्हा महसूस करता है, लेकिन लाइट हाउस की तरफ सफ़र जारी रखो, यानी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, चाहे डर लगे। कभी कभी सफ़र ही मंजिल से ज़्यादा अहम होता है। मौत के बाद भी यादों में ज़िंदगी जारी रहती है। उनकी माँ मर जाती हैं, चली जाती हैं, लेकिन उनकी याद सबको जोड़े रखती है। लाइट हाउस वही है, घर वही है, मोहब्बत वही है। जो लोग हमसे मोहब्बत करते थे वो हमारे अंदर जिंदा रहते हैं। उनकी यादें हमें ताकत देती है। ये किताब बताती है कि लाइट हाउस शायद कभी पूरा ना पहुंच सके, लेकिन उसकी तरफ चलना ही जिंदगी है। छोटी खुशियां जमा करो, मोहब्बत करो और याद रखो, वक्त गुजरता है लेकिन मोहब्बत और याद नहीं मरती। अब इस किताब का नाम लाइट हाउस क्यों है और इसका क्या मैसेज है? किताब में ये समंदर पार एक छोटा सा टावर है जिसकी रोशनी रात को आती है। रमसे का घर साहिल पर है और लाइट हाउस दूर नजर आता है। शुरू में ये दूर और नाकाबिले रसाई लगता है, लेकिन आखिर में फैमिली उस तक पहुंच जाती है। लाइट हाउस की अहमियत। पहली, दूर की उम्मीद और मंजिल। जेम्स छोटा बच्चा लाइट हाउस जानने का बहुत शौक रखता है। ये उसकी बचपन की ख्वाहिश है, कुछ हासिल करने की ख्वाहिश। लेकिन बाप कहता है नहीं जा सकते, तो ये ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। जिंदगी में बहुत सी चीजें दूर नजर आती हैं, जैसे ख्वाब, कामयाबी, खुशी। हम उनकी तरफ बढ़ते रहते हैं, लेकिन शायद कभी पूरा ना मिले। सफर ही अहम है। दूसरा, रोशनी, उम्मीद, रहनुमाई और सच्चाई। लाइट हाउस की रोशनी अंधेरे में रास्ता दिखाती है। उनकी माँ के लिए उसे अपनी मोहब्बत और गर्मजोशी की तरह देखती है, जैसे वो सबको रोशनी देती हैं। उनके बाप अपनी जहानत और फलसफे की कामयाबी की तरह देखते हैं। लिली जो मुसव्विरा थी, ये फन की तकमील की तरह देखती हैं। सबक यह है, रोशनी हर शख्स के लिए अलग मायने रखती है। जिंदगी में सच एक नहीं होता, हर एक की नज़र से मुख्तलिफ होता है। तीसरा, वक्त और तब्दीली का निशान। शुरू में लाइट हाउस दूर और खूबसूरत लगता है। 10 साल बाद, जंग के बाद, जब जेम्स बड़ा होकर पहुंचता है तो सोचता है
یہ وہی لائٹ ہاؤس ہے لیکن اب مختلف لگتا ہے۔ سبق یہ ہے کہ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ جو بچپن میں خواب تھا بڑھاپے میں حقیقت بن جاتا ہے، لیکن حقیقت خواب جتنی خوبصورت نہیں ہوتی۔ تنہائی اور طاقت۔ لائٹ ہاؤس اکیلا کھڑا ہے سمندر کے بیچ میں۔ یہ مسٹر رمسے کی تنہائی اور ان کی ذہنی طاقت کی علامت ہے۔ کچھ ناقدین کہتے ہیں یہ مسز رمسے کی شخصیت کی طرح ہے جو سب کو روشنی دیتی ہے لیکن اندر سے تنہا رہتی ہے۔ سبق یہ ہے کہ طاقتور لوگ بھی اندر سے تنہا ہوتے ہیں، جیسے لائٹ ہاؤس اکیلے روشنی دیتا ہے۔ زندگی کا سفر۔ کتاب کا آخری حصہ دا لائٹ ہاؤس ہے، جہاں مسٹر رمسے، جیمز اور کیم کشتی میں جا کے لائٹ ہاؤس پہنچتے ہیں۔ اسی وقت للی اپنی پینٹنگ مکمل کرتی ہیں۔ منزل تک پہنچنا اہم نہیں، سفر میں جو سمجھ آتی ہے وہی اصل ہے۔ لائٹ ہاؤس تک پہنچنے سے زیادہ اس کی طرف چلنا زندگی ہے۔ اس ناول کے مختلف سبق ہیں۔ وقت کی بے رحمی۔ اس ناول کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور ہو یا کوئی خاندان کتنا ہی خوشحال، وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ 10 سال کے عرصے بعد مسز رمسے وفات پا جاتی ہیں اور خوبصورت گھر کھنڈر بن جاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں پریزنٹ میں جینا چاہیے۔ مردانہ اور زنانہ سوچ کا فرق۔ ناول میں مسٹر اور مسز رمسے دو الگ سوچوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مسٹر رمسے عقل اور منطق پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ مسز رمسے جذبات اور ہمدردی کی۔ مصنفہ ہمیں بتاتی ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے صرف عقل کافی نہیں بلکہ رشتوں کو جوڑنے کے لیے پیار اور نرمی بھی ضروری ہے۔ فن کی اہمیت اور بقا۔ کردار للی کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان تو مر جاتا ہے لیکن اس کا تخلیق کردہ فن زندہ رہتا ہے۔ للی اپنی پینٹنگ مکمل کر کے وقت کو شکست دے دیتی ہیں۔ ناول یہ سبق دیتا ہے کہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو کبھی ضائع نہ کریں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو آپ کے جانے کے بعد آپ کی پہچان بنتی ہے۔ انسانی رشتوں کی پیچیدگی۔ ناول دکھاتا ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں ایک شخص سے محبت بھی کر سکتے ہیں اور اس سے چڑ بھی سکتے ہیں۔ جیمز اپنے والد سے نفرت کرتا ہے لیکن آخر میں اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے والد بھی ایک انسان ہیں جن کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ یہ سبق ہمیں دوسروں کو معاف کرنے اور ان کے نقطۂ نظر سے دیکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ چھوٹی خواہشات کی اہمیت۔ پوری کہانی ایک چھوٹی سی خواہش لائٹ ہاؤس جانے کے گرد گھومتی ہے جو بچپن میں پوری نہیں ہوتی لیکن برسوں بعد پوری ہوتی ہے۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں یا ادھوری خواہشات انسان کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑتی ہیں۔ والدین کو بچوں کے احساسات کو اہمیت دینی چاہیے۔ یہ ناول ٹاپ 100 میں کیوں ہے؟ کہانی لکھنے کا نیا انداز۔ اس ناول سے پہلے کہانیاں صرف بیرونی واقعات اور ایکشن پہ مبنی ہوتی تھیں۔ مصنفہ نے اسٹریم آف کانشسنس کی ٹیکنیک استعمال کی، جس کا مطلب ہے کہ کہانی کے کرداروں کے اندرونی خیالات اور سوچ کے بہاؤ کے ذریعے آگے بڑھتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کے دماغ کے اندر جھانک رہے ہوں۔ وقت کی خوبصورت تصویر کشی۔ اس ناول میں وقت کو دو طرح سے دکھایا گیا ہے۔ ایک وہ وقت جو گھڑی بتاتی ہے، دوسرا وہ وقت جو ہم محسوس کرتے ہیں۔ ناول کا درمیانہ حصہ ٹائم پاسز ادب کی تاریخ میں ایک شاہکار مانا جاتا ہے، کیونکہ اس میں انسانوں کے بغیر صرف ایک خالی گھر کے ذریعے 10 سال گزرنے کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ انسانی نفسیات کی گہرائی۔ مصنفہ نے انسانی جذبوں جیسے کہ خوف، حسد، محبت اور تنہائی کو اتنی باریکی سے بیان کیا ہے کہ پڑھنے والا اسے اپنی زندگی سے جوڑ لیتا ہے۔ یہ ناول سکھاتا ہے کہ انسان باہر سے چاہے کچھ بھی دکھائے، اس کے اندر ایک پورا جہاں آباد ہے۔ اس ناول کی عظمت اسی کہانی میں نہیں بلکہ اس کے احساس میں ہے۔ یہ ایک ایسا ناول ہے جسے پڑھنے کے بعد
آپ کی زندگی اور وقت کو دیکھنے کی نظر بدل جاتی ہے.